So, hello everyone. I am Prashant Trivedi, and we're yet again back with part 2 of chapter number 5, Molecular Basis of Inheritance. तो पिछले लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन तक पढ़ा था. I hope you guys understood that video. थोड़ा complicated है replication, especially the lagging strand. लेकिन it is a very important topic and it is very crucial because it will form the basis of your understanding for your future, college courses. So replication तक हमने पढ़ लिया है. We are now moving on to the next topic, very important topic, that is transcription. So let me get that page. All right. So transcription. तो हमने DNA पिछले लेक्चर में हमने DNA की कॉपी बना ली थी, राइट? वी हैड DNA रेप्लिकेशन हमने कर लिया, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंस है DNA का वो हम सब जानते हैं, दैट इज टू get expressed in the form of Mendelian characteristic. मतलब अगर बेसिकली मैं बात करूं तो it is to be expressed in the form of proteins. Now, this conversion of DNA to proteins, ये जो है process, उसका पहला step is the conversion of DNA to RNA, because we know that DNA directly cannot be converted into proteins, right? इसमें एक intermediate चाहिए और वो intermediate होता है RNA. RNA होगा तभी जाके we can possibly make and build up proteins, right? So basically transcription is the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. अब RNA और DNA में जो छोटा सा फर्क है, एक तो फर्क है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर का, और दूसरा फर्क ये है कि RNA में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है. इसीलिए जब हम DNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो एडेनाइन की सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएगा, दैट विल बी यूरासिल एंड नॉट थाइमिन. दैट इज वन बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गाइस हैव टू रिमेंबर, राइट? नाउ जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, सो यू मे आस्क द क्वेश्चन कि DNA से तो RNA कन्वर्जन होता है. इट इज वेरी सिमिलर टू DNA रेप्लिकेशन, द एंटायर प्रोसेस, इन द सेंस कि एक नया एंजाइम आएगा और वो स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा और फिर उसकी कॉपी बनना शुरू हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे RNA बनता है इंस्टेड ऑफ DNA. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दोनों स्ट्रैंड को हम यूज नहीं करते, केवल एक ही स्ट्रैंड को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA. एंड व्हाई इज दैट, राइट? ऐसा क्यों होता है? तो समझने की बात यह है कि जब अगर आप देखें तो अगर, क्योंकि देखिए DNA के दोनों स्ट्रैंड है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट? अगर एक में A है तो सामने वाले स्ट्रैंड पे T है. अगर मान लीजिए कि दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है और दोनों में से एक RNA बनता है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो RNA का जो सीक्वेंस होगा उन दोनों RNAs का, वो अलग अलग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा लेकिन अलग अलग होगा. और अगर RNA अलग है तो प्रोटीन भी अलग बनता है. लेकिन एक जेनेटिक्स जो एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, वो एक ही प्रकार के प्रोटीन को कोड करती है, राइट? अगर इस तरीके से ना होते हुए अगर एक ही दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं तो वन सेगमेंट ऑफ DNA वुड बी कोडेड फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स. और अगर ये ऐसा होगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफर मशीनरी है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. इसीलिए केवल एक ही स्ट्रैंड होता है. और अगर मान भी लेते हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका मतलब ये होता है कि जो दोनों RNA मॉलिक्यूल बनेंगे ट्रांसक्राइब होके, वो दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर. एंड दस instead of the single stranded RNA which is functional and that is what we want, उसके बजाय हमारे पास आ जाएगा डबल स्ट्रैंडेड RNA. और इसके कारण अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA है तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा इनटू प्रोटीन्स, और दो ट्रांसक्रिप्शन करने का हमारा जो मेन एम है वही हम नहीं हासिल कर पाएंगे. ठीक, अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है. तो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में 3 चीजें होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. तो मैं एक डायग्राम बता देता हूँ आपको. ये पहली बात ये कि जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, जो एंजाइम मेन एंजाइम है आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन का, वो एंजाइम
5' to 3' एक्टिविटी दिखाता है। सभी एंजाइम मोस्टली 5' to 3' एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाते हैं, पॉलीमरेज एक्टिविटी। और इसीलिए जो स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी 3' to 5', राइट। उसी पे ये सारे जीन्स होंगे, स्ट्रक्चरल जीन, उसी पे प्रमोटर होगा, टर्मिनेटर होगा, राइट। और इसको बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो 5' to 3' स्ट्रैंड है, जो कॉपी नहीं होता, उसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए क्योंकि हालांकि उस पर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, लेकिन उसकी जो सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द आरएनए, एक्सेप्ट कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी बोथ दोस थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिमिलर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कोडिंग स्ट्रैंड। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर का क्या फंक्शन है? तो प्रमोटर हमेशा 5' एंड पे होता है, और 5' एंड मतलब अपस्ट्रीम। और ये प्रमोटर इज दैट रीजन जहां पे जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो पहले बाइंड करता है। ऑब्वियसली कि अब एंजाइम को तो पता नहीं है ना कि कौन सा डीएनए सीक्वेंस है, वो जीन है, वो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, तो उसको कहाँ पता चलेगा कि कहाँ बाइंड करना है? तो उसे बाइंड करने के लिए एक जगह चाहिए, एक ऐसा एक सिग्नल चाहिए कि हाँ यहाँ पे बाइंड करो और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करो। तो प्रमोटर वो उसको सिग्नल देता है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और प्रमोटर हमेशा प्रमोटर इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर होता है 3' एंड पे डाउनस्ट्रीम, और एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब एंजाइम को ये भी पता नहीं है कि कब कहाँ जाके ट्रांसक्रिप्शन हुक देना है, वो तो चलता रहेगा अगर किसी ने कुछ बोला नहीं तो टू इन्फॉर्म द एंजाइम कि हम यहाँ जाके आपको रुक जाना है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म करना है, देयर इज अ टर्मिनेटर रीजन। और टर्मिनेटर रीजन पे हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से टर्मिनेशन होता है, रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट, इस प्रकार से टर्मिनेशन होता है। ओके, अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, प्रोटीन का बनना, एक्सप्रेस होना कैरेक्टरिस्टिक का, ये कोई एक बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है, और इसीलिए हम कहते हैं ना कि इसको केवल एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर से काम नहीं चल सकता। We need a lot of regulatory sequences, and based on those regulatory sequences, we can control gene expression, protein का बनना, etc. etc. तो अब थोड़ी और बात करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन की। जीन क्या है? जीन is defined as a functional unit of inheritance, right? लेकिन जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी आंख इसकी माँ जैसी है, बाल बाप जैसा है, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हेरिडिटी है, जो इनहेरिटेंस है, उसका जो फंक्शनल यूनिट है, द रीजन दे डिसेंड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज द जीन व्हिच इज ऑन द डीएनए, राइट? लेकिन व्हाट इज अ सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड, राइट? मतलब कि एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो एक पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाता है, इसलिए कोड करता है। तो अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमने ऊपर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखा, राइट? अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में काफी सारे वो जो पूरा जीन है स्ट्रक्चरल जीन, उसमें काफी सारे ऐसे सिस्ट्रॉन हो सकते हैं, मोस्टली फाउंड इन बैक्टीरियन प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे जीन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एक जीन में मोस्टली एक ही सिस्ट्रॉन होता है, मतलब एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, और उसको बोला जाता है मोनोसिस्ट्रोनिक। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि अगर पूरा डीएनए जो लेंथ है क्या वो पूरी लेंथ ऑफ डीएनए कोड्स फॉर अ प्रोटीन? दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद के जो भी आरएनए, नया आरएनए बना है, उसके अंदर की जो मॉडिफिकेशन है, उसके द्वारा पता चलता है कि एक्चुअली जो पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, वो सभी न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। कहीं कुछ सीक्वेंस है जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ सीक्वेंस है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं, उनको बोला जाता है एक्सॉन्स। और जो उन एक्सॉन्स के बीच के नॉन कोडिंग इंटरवीनिंग सीक्वेंस है, उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स, राइट। तो अगर मेरे पास पिक्चर आई गेस है शायद, हाँ देखिए, तो जब ये डीएनए मॉलिक्यूल है आपका, यहाँ का पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे आपका आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन है जो एक्सप्रेस होगा, इंट्रॉन है जो एक्सप्रेस नहीं होता है, जो प्रोटीन कोडिंग नहीं होता है। अब जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है तो आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। आरएनए स्प्लाइसिंग में ये सारे इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है और इंट्रॉन्स को एंजाइम्स क्लीव करते हैं और उसको निकाल दिए जाते हैं और फिर सारे एक्सॉन्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है और फाइनली हमें एक एमआरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिल जाता है, राइट। तो ये एक्सॉन इंट्रॉन अरेंजमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो अब आते हैं हम मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी डीएनए पॉलीमरेज की बात में, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 and 3, राइट। जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम, ओके। जबकि आगे आप बात करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 इज दैट एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल, yes, so DNA polymerase 1 is that enzyme which is responsible for removal of primer, right? और प्राइमर की जगह नया डीएनए सीक्वेंस बनाने में जो एक्सोन्यूक्लियस और वापस पॉलीमरेज एक्टिविटी जो दिखाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। एंड उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 इज फॉर रिपेयर पर्पस, ओके। सो अगर मान लेते हैं कि जब कोई डीएनए के सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आप कह सकते हैं कि गलत रेप्लिकेशन हो गया, गलत बेस इनकॉर्पोरेट हो गया, तो उस केसेस में डीएनए पॉलीमरेज 2 वो रिपेयर की प्रोसेस इनिशिएट करती है। ये होगी प्रोकैरियोट्स की बात। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब हमारे अंदर 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन, राइट। ग्रीक लेटर्स हैं, ज्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है 3rd नंबर का, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए कंटेंट है उसके रेप्लिकेशन में उसका यूज होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन होता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। जो डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। अब बचते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा। तो अगेन डीएनए पॉलीमरेज बीटा has a very similar role to DNA polymerase 2 of prokaryotes, which means DNA polymerase beta is responsible for repair of DNA, and DNA polymerase 1 is responsible for replacing primer with new DNA sequence, right? तो ये एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक क्रेडिट पॉइंट बोल सकते हो, ऐसा हार्डली रेयरली पूछा जाता होगा शायद, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज गुड, ओके। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं आरएनए पे। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो आरएनए किस प्रकार के होते हैं? एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है।
और these three RNA need to be synthesized are used for synthesis of proteins. mRNA टेम्पलेट देता है, मतलब किस तरीके से अमीनो एसिड सीक्वेंस बनानी है वो mRNA बताता है. tRNA उन अमीनो एसिड्स को लेके आता है, और rRNA है वो स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल है, मतलब कि वो ऐसा एक स्ट्रक्चर देता है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए, और प्लस वो एंजाइमेटिक रोल भी निभाता है जिसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स. राइट, सो ऑल दीज थ्री RNAs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है तो ये सारे काम करता है और सभी इन सारे RNAs को बनाता है. राइट, वो बाइंड करेगा प्रोमोटर के साथ, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करेगा, राइट, और ये सारे काम जो ट्रांसक्रिप्शन के करने के सारे स्टेजेस है वो खुद एक ही एंजाइम मोस्टली कर लेता है. लेकिन जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन है उसके लिए उन्हें से थोड़ी और दो फैक्टर्स की मदद की आवश्यकता होती है. वो होते हैं इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो. और अगर इन फैक्टर के साथ जब वो एसोसिएट होता है तो वो एसोसिएट होके अपना जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है उसका काम करता है. और बैक्टीरिया में एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद के कोई चेंजेस आरएनए में नहीं होते. इसलिए जैसे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और थोड़ा आरएनए का सीक्वेंस बन जाता है उसके बाद तुरंत प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है. राइट, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद ट्रांसलेशन शुरू होता है ऐसा नहीं होता. ट्रांसक्रिप्शन जब चल रहा होता है तभी ट्रांसलेशन भी शुरू हो चुका होता है. लेकिन यूकैरियोट्स में अलग है ना. हम यूकैरियोट्स हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, हमें सिंपल चीजें पसंद नहीं आती. लाइफ में भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी लगती है ना. तो हम जो कॉम्प्लेक्सिटीज है यूकैरियोट्स में वो क्या है कि हमारे पास मिनिमम 3 आरएनए पॉलीमरेज है. आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. 1 जो है वो आरएनएस को ट्रांसक्राइब करती है. 28S, 18S, 5.8S जो बड़े राइबोसोमल आरएनए है. जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स द प्रीकर्सर ऑफ mRNA जिसे बोला जाता है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए hnRNA. और आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S RNA एंड snRNA. मतलब कि जो भी हम स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करते हैं कि जो mRNA बनाते हैं वो सारे mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए पॉलीमरेज 2. जो rRNA है उनका ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है स्पेशली लार्ज राइबोसोमल आरएनए. तो लार्ज राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1. और जो tRNA है 5S RNA है मतलब कि छोटा स्मॉल राइबोसोमल आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन सभी आरएनएस का ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा होता है. अब दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में बहुत एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स होते हैं. हमने पहली बात की तो हमने इंट्रॉन्स को जो हटाया और वहां पे एक्सॉन्स को जोड़ा, उस सारी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग. और ये स्प्लाइसिंग है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे, अगर आप MBBS लेते हो, कहीं भी आप बायोटेक्नोलॉजी लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि स्प्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्प्लाइसिंग के लेवल पे काफ़ी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं और उस चेंजेस के कारण जो प्रोटीन बनता है वो अलग प्रकार का बनता है. राइट, तो स्प्लाइसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. यानी कि स्प्लाइसिंग मतलब काटना है. आपको जो निकम्मे पार्ट है उसको निकाल दो, जो काम के पार्ट है उनको जोड़ दो, दैट इज स्प्लाइसिंग. कैपिंग में और टेलिंग, कैपिंग मतलब जो 5 प्राइम एंड है वहां पे एक मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट MgPPP, यहाँ पे आप देख सकते हो ये MgPPP मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का एक कैप लगाया जाता है 5 प्राइम एंड पे.
और जो 3 प्राइम एंड है वहां पे एक पॉली ए टेल लगती है, यानी पॉली एडेनाइलेशन, यानी कि बहुत सारे एडेनाइन के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको जोड़ा जाता है पीछे, ए ए ए ए ए ए, ऐसी लंबी चेन होती है, 200 300 ए होता है। ऐसा क्यों होता है? दो चीजें, एक चीज ये है कि जो कैप है और जो टेल है वो प्रिवेंट करेंगे कि जब आरएनए बाहर जाएगा तो कोई भी एंजाइम उस आरएनए को डिग्रेड ना कर पाए, उसके 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे अटैच होके उसको कोई एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेड ना कर पाए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जब भी आरएनए बाइंड होता है कोई राइबोसोम से, तो राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि ये 5 प्राइम एंड है या फिर 3 प्राइम एंड है? तो ये जो कैप और टेल है, दे हेल्प इन द रिकग्निशन ऑफ द 5 प्राइम एंड एंड द 3 प्राइम एंड, जिससे पता चलेगा कि भाई हाँ ये ही 5 प्राइम एंड है और यही 3 प्राइम एंड है। ओके, सो दैट इज दैट। तो विद दिस वी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में कुछ नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, फिर धीरे धीरे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, आरएनए का एक नया सिंथेस स्ट्रैंड बनता है, केवल एक ही डीएनए स्ट्रैंड के सामने आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, और फिर ट्रांसक्राइब होने के बाद वो अलग पड़ता है। और यूकैरियोट्स में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, इसलिए स्प्लाइसिंग होता है। जितने भी एक्सॉन्स हैं उनको जोड़ा जाता है, उनका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, लाइक आप कह सकते हो कि कैपिंग एंड टेलिंग। और उसके बाद वो जो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए था, जो एचएनआरएनए था, जो इमेच्योर था, वो मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज द बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हियर आई लाइक टू ऐड अ न्यू पॉइंट, एक छोटा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हालांकि ये आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में भी काफी सारे मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रांसक्रिप्शन के जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये सारे जो ड्रग्स हम खाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो भी लेते हैं, वो करते क्या है? तो बेसिकली काफी सारे ड्रग्स जो होते हैं वो एक ट्रांसक्रिप्शन के, आप कह सकते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। कोई ना कोई स्टेप पे ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया जाता है, और इसका ये जो ट्रांसक्रिप्शन जब ये रोकते हैं, तो इस ट्रांसक्रिप्शन रोक के ये वो जो बैक्टीरियम है उसका प्रोलिफरेशन रोक देते हैं। राइट, तो ऐसे बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स कहे जाते हैं। तो कोई ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स में आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपको लिखना है, लिख सकते हो, बाकी ऐसे ही सुन लो, आपको बस ऐसे ही ध्यान होने, आपको बस, क्योंकि आगे जाके इंपॉर्टेंट है, तो बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि जो फॉर एग्जांपल है एड्रियामाइसिन, माइटोमाइसिन, रिफैम्पिसिन, एक्टिनोमाइसिन बी, ये सारे जो ड्रग्स है दे आर ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, एंड ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम जेनेटिक कोड पे। तो जेनेटिक कोड क्या है? तो पहले ये समझो कि जब हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, चलो हमको पता चल गया, अब ये आरएनए बन गया है, एमआरएनए हमारे पास है, वो टेम्पलेट है, हम जानते हैं, वो बताएगा कि भाई कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ आएगा, वो सीक्वेंस बताता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो एक्चुअली बताता कैसे है ना? क्योंकि वो एमआरएनए भी वही चीज है ना, एडेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके सामने क्या लिखना है? राइट, मतलब कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे हमें लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर साइंटिस्ट ने मिलके एक ऐसी थियरी बनाई, ऐसा सोचा कि भाई शायद ऐसा हो सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को देख के शायद हमारे बॉडी के अंदर का जो टीआरएनए है वो ऐसा कह सकता है कि भाई यहाँ पे ये सीक्वेंस है ना, AUG, तो AUG है, तो इसके सामने वाला यही अमीनो एसिड आता होगा। राइट, तो अब ऐसा बता कैसा चला? तो बहुत सारे फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने मिलके ये सोचा
और खास तो ये जॉर्ज गैमोर जो फिजिसिस्ट है, उन्होंने ये प्रपोज किया कि क्योंकि केवल 4 ही बेस है, राइट, AUGC, और अगर 20 अमीनो एसिड बनाने हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ है का। और जब कोड करना है सभी 20 अमीनो एसिड के लिए, तो अमीनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, क्योंकि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो अगर मैं बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता हूं तो 4 to the power 3, क्योंकि 4 बेस है, 3 एक में 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोड बनाते हैं, तो यानी कि 4 to the power 3 यानी कि 4 into 4 into 4 मतलब 64 कोडोन्स बनते हैं, 64 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। लेकिन हमें तो 64 की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ केवल 20 अमीनो एसिड है। लेकिन ये जो उन्होंने प्रपोज किया है वो सही बात है और उसके हमारे पास प्रूफ है। तो हरगोबिंद खुराना ने एक केमिकल मेथड से आरएनए बनाया था विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। मार्शल निरेनबर्ग ने एक सेल्फ फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस करवाई, जिससे फाइनली हमें पता चला कि कोड एक्चुअली है क्या। और सेवेरो ओकोआ एंजाइम polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner। मतलब डीएनए के एब्सेंस में डीएनए नहीं था, फिर भी एंजाइम की मदद से हमने आरएनए का सिंथेसिस करवाया इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। और इस आरएनए को जब हमने बनाया तो हमें पता चला कि यस, द कोड इज अ ट्रिपलेट, इट्स अ ट्रिपलेट कोडोन। और ये कोडोन फिर जब आगे जाके ज्यादा रिसर्च हुआ, अलग अलग प्रकार के कोपॉलिमर्स एंड होमोपॉलिमर्स बनाए गए, तो हमें पता चला कि भाई एक्चुअली जो ट्रिपलेट कोडोन है वो कुछ इस प्रकार से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि एक टेबल दिया गया है, इंपॉर्टेंट टेबल है, एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। यूसीएजी जो सीक्वेंस है आप याद रख लीजिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। यानी कि क्या कहना चाहता है, मैं ले लेता हूं, मान लीजिए CCU। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, C, सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक और C, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, U। यहां पे आप देख सकते हैं U। तो CCU कोड्स फॉर प्रोलीन। तो अगर पहली पोजीशन पे C है, दूसरे पे भी C है और तीसरे पे U है, तो अगर ऐसा CCU है तो द अमीनो एसिड दैट विल बी कोडेड फॉर इज प्रोलीन। तो इस प्रकार से ये टेबल हमें मदद करता है इन आइडेंटिफाइंग कि कौन सा अमीनो एसिड के अगर हमें यहाँ पे सीक्वेंस में नेक्स्ट लगाना है बेसिस ऑन द बेस ऑफ कौन सा कोडोन है प्रेजेंट ऑन द mRNA। चलिए, ये तो हमें पता चल गया। ये जो टेबल है मैं आपसे विनती करता हूँ कि कैसे भी करके इसका रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एक आधा स्टेटमेंट आ जाएगा कि दिस AUU कोड्स फॉर मिथ्योनिन और AUU कोड्स फॉर वेलिन, तो नहीं, AUU कोड्स फॉर आइसोल्यूसिन, राइट, GUU कोड्स फॉर वेलिन। अब दूसरी एक बात आपने ये देखी होगी इस टेबल में कि ऐसा नहीं है कि एक अमीनो एसिड के लिए केवल एक ही कोडोन है। आप देख सकते हो कि कई अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके पास 6 5 कोडोन्स हैं, राइट, और कई अमीनो एसिड ऐसे भी है कि केवल एक ही कोडोन है। और आप देख सकते हैं एक अलग वस्तु दिख रही है आपको यहाँ पे कि जो UGA, UAA एंड UAG है, उनके सामने लिखा गया है स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है? तो इन सारी चीजों को हम आगे बात करेंगे डिटेल में सेलिएंट फीचर्स में, जहां हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली जेनेटिक कोड है वो इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके फीचर्स हैं, जिसके फीचर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोडोन पहले तो पता चल गया, कोडोन है, ट्रिपलेट है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स
कोडोन जो है वो 61 कोडोन ऐसे है, मतलब 64 में से 61 ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन्स हैं, hence they function as stop codons. अब स्टॉप कोडोन का क्या मतलब हुआ? तो स्टॉप कोडोन मतलब वो कोडोन जो कहते हैं कि बस अब ट्रांसलेशन आगे नहीं बढ़ाना है और ट्रांसक्रिप्शन को यहीं रोक देना है। आप ऐसे मान सकते हो कि ये टर्मिनेशन कोडोन है, राइट? और इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए, यूए, यूएजी, यूजीए, ये 3 जो है, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। और अगर मैं एक और बात बताता हूं, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो यूएए है, राइट, हाँ, तो जो यूएए है उसको हम बोलते हैं ओकर, OCHRE, ओकर। यूएजी को बोला जाता है एम्बर एंड यूजीए को बोलते हैं ओपल, OPAL, ओकर, एम्बर, ओपल। इन तीनों कोडोन्स को ऐसा नाम दिए गए, पता नहीं क्यों नाम दिए उन्होंने, लेकिन बेसिकली इन 3 स्टॉप कोडोन्स को ये नाम दिए गए हैं। और ये स्टॉप कोडोन्स ये दर्शाते हैं कि अब ट्रांसलेशन यहाँ पे रोक देना है, ट्रांसलेशन आगे बढ़ाना नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमें पता चल गया कि एक अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास 4-4, 6-6 कोडोन्स हैं। तो मतलब ये पता चला कि कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या हुआ? डीजेनरेट मतलब अलग अलग कोडोन भी एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे GAU भी एस्पार्टेट यानी कि एस्पार्टिक एसिड के लिए कोड करता है, और GAC भी एस्पार्टिक एसिड के लिए ही कोड करता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों कोड्स एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है डीजेनरेट, यानी कि एक ही अलग अलग चीजें एक ही चीज के लिए एक ही चीज को दर्शाती है, इसलिए बोला जाता है डीजेनरेट, यानी कि वो एक लेवल पे सेम है। दूसरी बात कि कोडोन मतलब जो एमआरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसे कंटिन्यूअस फैशन में पढ़ा जाता है। देयर आर नो पंक्चुएशन, यानी कि कोई ब्रेक नहीं होता, कोई कॉमा बाबा नहीं आता, सीधा सीधा पढ़ लेते। दूसरी बात, कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यानी कि हर बैक्टीरिया टू ह्यूमन टू एनी ऑर्गेनिज्म कोड यही रहता है। एमआरएनए टू अमीनो एसिड यानी प्रोटीन सीक्वेंस यही रहती है। अब कोई भी आप उठा लो, यू है ना, वो फिनाइलएलानाइन के लिए ही कोड करेगा। आप बैक्टीरिया की सेल देख लो, ह्यूमन सेल देख लो, आप गोट का सेल देख लो, आप बैट का सेल देख लो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स। माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स ऐसे हैं जहां पे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। कई प्रोटोजोआन्स में भी एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं। एक और पॉइंट है, अब ये तो पता चल गया कि यूए, यूएजी, यूजीए तो स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन है ही, लेकिन यूएयूजी है, उसमें ड्यूअल फंक्शन है। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, लेकिन इट आल्सो एक्ट्स एज एन इनिशिएटर कोडोन। एयूजी के 2 फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयूजी मिथ्योनिन के लिए तो कोड करता ही है, ये हमने देख लिया, टेबल में लिखा है, लेकिन वो इनिशिएटर कोडोन, इनिशिएटर कोडोन का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होगी, एयूजी ही हमेशा पहला कोडोन होगा और मिथ्योनिन ही हमेशा पहला अमीनो एसिड होगा, राइट? तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। फाइन, तो जेनेटिक कोड ये हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अच्छे से इसको पढ़े, सारे जो एक्सेप्शंस है उनको याद रखे, राइट? अब आते म्यूटेशंस पे। अब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा, हमें पता चला कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही सब कुछ होता है, पर मान लो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही कोई भी कारण से अलग हो गई, चेंज हो गई, बदल गई, तो क्या करोगे? तो भाई अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड रख दिया तो सीधी सी बात है ना कि आगे जाके सब कुछ चेंज हो जाएगा,
डीएनए में चेंज आया तो आरएनए भी अलग बनेगा, और आरएनए अलग बनेगा तो प्रोटीन भी अलग बनेगा। तो इस जो चेंज है, जो एक कह सकते हैं ना कि आप जो जीन के लेवल पे एक ऐसा कुछ चेंज हो रहा है जिसके कारण बॉडी के लेवल पे, यानी कि फिजियोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है, तो ऐसे चेंज को बोलते हैं हम म्यूटेशन। एक क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं बात करूं पॉइंट म्यूटेशन का, जिसमें एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, तो वो है सिकल सेल एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एमबीबीएस में जा रहे हो तो एमबीबीएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो इसका जो पॉइंट म्यूटेशन है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता है, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया तो आपको पता होगा आई गेस। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया आप जानते हो कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा और बीटा चेन होती है। तो जो बीटा चेन है, बीटा चेन में जो 6th अमीनो एसिड है वो ग्लूटामेट में से वेलिन में चेंज हो जाता है। मतलब जो बीटा ग्लोबिन चेन थी वो प्रोटीन में, वो पॉलीपेप्टाइड में 6ठा अमीनो एसिड ग्लूटामेट था। लेकिन हमारे डीएनए के लेवल पे एक ऐसा चेंज हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड का ऐसा चेंज हो गया कि जो एमआरएनए था वो भी अलग बना, और एमआरएनए अलग बना इसलिए जो प्रोटीन था उसमें अमीनो एसिड चेंज हो गया। 6ठी पोजीशन पे जो ग्लूटामेट था उसकी जगह वेलिन आ गया, और केवल एक अमीनो एसिड, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के कारण पूरा ग्लोबिन चेन की कैरेक्टरिस्टिक बदल गई, और इसी के कारण सिकल सेल एनीमिया मैनिफेस्ट हो गया, केवल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के कारण। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ केवल एक छोटा चेंज करने के कारण। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, छोटी छोटी गलतियां कई बार हमें बड़े बड़े धक्के दे जाती है, और छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े कांड बन जाते हैं। तो ध्यान रखे करें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें। और आप देख सकते हो ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं तो फिर जीना हराम हो जाता है। तो बेसिक मैं थोड़ा आपको म्यूटेशन के बारे में और थोड़ा सिंपली समझा देता हूँ कि म्यूटेशन काफी सारे प्रकार का होता है। बहुत डिटेल में आपको आगे जाके जेनेटिक्स में पढ़ोगे कि म्यूटेशन में आप एडिशन वाला भी, इंसर्शन वाला म्यूटेशन होता है कि ये देखिए आप यहाँ पे एक सीक्वेंस है, राम हैज रेड कैप। पहले मैंने इसमें बी ऐड किया, फिर आई ऐड किया, फिर जी ऐड किया सीक्वेंशियली, तो क्या हो गया? राम हैज बिग रेड कैप। तो सीक्वेंस चेंज हो गई, कुछ नया आ गया इसमें। अगर मैं मान लो कि ये है, ये जो सीक्वेंस थी, अब ये सीक्वेंस में मैंने आर निकाल लिया, फिर मैं ई निकाल रहा हूं, डी निकाल रहा हूं, और तो क्या हो गया? राम हैज कैप। यानी कि मैंने एक एक करके आर, ई और डी को निकाल दिया, रेड निकाल दिया, तो राम हैज कैप हो गया। तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि जो सीक्वेंस होते हैं उसमें से अगर आप कुछ ऐड करते हो या फिर निकाल देते हो, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें भी वही चेंज हमें देखने को मिलता है। और इनको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक दो अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड या डिलीट हो जाते हैं तो जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि राम हैज रेड कैप, अब मैंने एक डाला तो क्या हो गया? राम हैज ब्री डका पी। कुछ समझ में आया? नहीं। अगर मैं एक और आई भी ऐड कर देता हूं तो क्या हो गया? राम हैज बिर ईडीसी एपी। कुछ समझ में आया? लेकिन बेसिकली हुआ यूं कि जो फ्रेम थी, जो पहले रेड पढ़ रही थी, रेड राम हैज रेड कैप ऐसा दिख रहा था, वो फ्रेम पूरी चेंज हो गई। अब इस फ्रेम में बी आर ई हो गया, और जो रेड का डी था वो नेक्स्ट फ्रेम में चला गया, क्योंकि एक फ्रेम में तो हमें तीन ही न्यूक्लियोटाइड दिखने चाहिए। सही है। लेकिन जब आप
इंसर्शन और डिलीशन ऐसा होता है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड या डिलीट होते हैं। जैसे कि BIG मैंने ऐड किया, बिग, तो राम हैज बिग रेड कैप। तो ये जो है, ये इंसर्शन और डिलीशन में फ्रेम जो है वो सेम रहती है, राइट। तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन डिलीशन में केवल 1 या 2 बेस चेंज होंगे और 1 या 2 बेस ऐड होंगे तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप 3 या फिर 3 के मल्टीपल यानी कि 6, 9, 12 इस प्रकार से आप बेस इंसर्ट या डिलीट करते हो तो फिर फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड, फ्रेम चेंज नहीं होती है। लेकिन हाँ, नए न्यूक्लियोटाइड्स आ गए तो नए अमीनो एसिड उस सीक्वेंस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन पुराने अमीनो एसिड की केवल सीक्वेंस चेंज हो जाएगी लेकिन फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। ऑलराइट, चलिए, तो अब हमने समझ लिया कि भैया देखिए, ये हम मान लिए कि भाई चलो mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से हमें पता चल जाएगा भाई 3 न्यूक्लियोटाइड, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड है तो भाई ये अमीनो एसिड बनना चाहिए, सही बात। लेकिन वो अमीनो एसिड, वो सीक्वेंस पढ़ता कौन है? हमारे ने तो सीक्वेंस दिखा दिया कि हाँ भाई ये सीक्वेंस है, लेकिन वो सीक्वेंस पढ़ के वो अमीनो एसिड को वहां लाएगा कौन? वो अमीनो एसिड खुद तो ऐसा पढ़ नहीं सकता कि हाँ ये तो मेरा सीक्वेंस है, मैं यहां जाके अटैच हो जाऊंगा। नहीं, अमीनो एसिड में तो ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, तो ऐसा होता कैसे? तो इस जगह पे हमारा एक और आरएनए मॉलिक्यूल आता है जिसको बोलते हैं हम टीआरएनए, या फिर बोला जाता है एसआरएनए, सॉल्युबल आरएनए, या फिर उसको और भी बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। बेसिकली मैं अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो करता क्या है कि वो एमआरएनए पे जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को पहले पढ़ता है, उस सीक्वेंस को देखता है, उस सीक्वेंस को सीक्वेंस को पहचानने के बाद फिर वो उस सीक्वेंस जिसके लिए है वो अमीनो एसिड को वहां पे लेके आता है। मतलब कि वो अमीनो एसिड से बाइंड करेगा, फिर वो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, फिर वो आएगा एमआरएनए के पास, फिर वो सीक्वेंस ढूंढेगा कि हाँ अगर ये सीक्वेंस है तो ये अमीनो एसिड यहां पे अटैच होना चाहिए। बहुत ही सिंपल रोल है उसका, आप फिगर देख लो, ये टीआरएन मॉलिक्यूल है, इसके पास ये अमीनो एसिड है, ये एमआरएनए है और एमआरएनए पे ये कोडोन है, और इस कोडोन के सामने जो एंटी कोडोन है, ये जो एंटी कोडोन है, ये एंटी कोडोन आपको बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड यहां पे अटैच करना है। ये एंटी कोडोन इस कोडोन के साथ बॉन्ड बनाता है, और अगर बॉन्ड बन जाता है स्टेबल बॉन्ड, तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये अगर ये टीआरएनए इसके साथ बाइंड कर पाता है, मतलब कि कोडोन यहाँ पे ऐसा कोडोन है, और ऐसा कोडोन है तो सीधी बात है कि ये अमीनो एसिड ही वहां पे उस सीक्वेंस में नेक्स्ट आएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल चीज है। फ्रांसिस क्रिक ने इस बारे में पोस्टुलेट किया था कि अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, वरना कोई अमीनो एसिड अपने आप आके अटैच नहीं हो सकता। टीआरएनए को उस वक्त सॉल्युबल आरएनए कहते थे। उसको बहुत टाइम से हमें बता था कि टीआरएनए नामक कुछ, टीआरएनए जैसा ये मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका काम नहीं पता था। अब टीआरएनए जो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक एंटी कोडोन लूप होता है। अब ये कोडोन था एमआरएनए पे, तो उसके सामने जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होगा उसको बोलेंगे एंटी कोडोन, और जो एंटी कोडोन लूप है उसमें बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड होते हैं, राइट। अब उसके 3 प्राइम एंड पे CAA ऐसी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, और 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड बाइंड हुआ, इसलिए उसको बोला जाता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, राइट। तो जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है वो 3 प्राइम एंड है।
अब टीआरएनए इज अ वेरी स्पेसिफिक, टीआरएनए एक स्पेसिफिक टीआरए एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, राइट? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही अमीनो एसिड से बाइंड करता है, राइट? और जो मिथियोनिन है एयूजी, उसके लिए एक स्पेसिफिक इनिशिएटर टीआरएनए होता है, राइट? इनिशिएशन के लिए, ये आप याद रखिए। और जो टीआरएनए स्ट्रक्चर है, इट लुक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लवर लीफ जैसा दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एन इन्वर्टेड एल, यानी कि उल्टा एल उसके प्रकार से दिखता है, राइट? तो अब हमने बात कर ली कि एमआरएनए सीक्वेंस जो होता है, कौन सा कोडन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, फिर हमने ये बात कर ली कि कोडन को आइडेंटिफाई। अब आते हैं एक्चुअल प्रोसेस को, प्रोटीन, ये जो एमआरएनए सीक्वेंस है उसको एक्चुअली प्रोटीन, ये जो किया प्रोसेस है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, ओके? और अमीनो एसिड के बॉन्ड, बीच में बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और उसका पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए। तो पहले स्टेप में जब भी अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है फॉर द बाइंडिंग विद द टीआरएनए, तो उसको पहले एटीपी के साथ रिएक्ट कराया जाता है जहां पे वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद वो अपने टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा, और उसको बोलते हैं चार्जिंग और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। और अगर ऐसे दो टीआरएनए नजदीक लाए जाते हैं तो उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि ये एक टीआरएनए है, ये दूसरा टीआरएनए है, दोनों पे एक अमीनो एसिड है, और इन दो अमीनो एसिड के बीच यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब ये बनता कहाँ है? क्योंकि आप ऐसे किसी साइटोप्लाज्म में तो ऐसे बना नहीं सकते, राइट? थोड़ा तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देता है हमें राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो 80S राइबोसोम होता है हमारे पास, जिसमें हमें 2 सब यूनिट है, 60S और 40S। तो 60S और 40S में क्या होता है कि 60S और 40S मिलकर एक 80S राइबोसोम बनाते हैं। अब 40S जो छोटा सब यूनिट है वहां पे एमआरएनए बाइंड कर गया, और 60S जो बड़ा सब यूनिट है उसमें से 3 साइट होते हैं, ए, पी और ई। एक्सेप्टर साइट जहां पे नया टीआरएनए बाइंड होता है, पेप्टाइड साइट जहां पे एक टीआरएनए के साथ बनती हुई पेप्टाइड चेन, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्टेड होती है, और ई यानी कि एग्जिट साइट पे अगर मैं बात करूं तो एग्जिट साइट पे जो पुराना टीआरएनए है जिसने अपना अमीनो एसिड दे दिया है, वो टीआरएनए वहां से निकल रहा था। तो 3 साइट होती है बिगर सब यूनिट पे, ए, पी और ई, और इन 3 साइट के बेसिस पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि 2 साइट है, लेकिन आप माने कि 3 साइट है, क्योंकि अगर आप मैं बात करूं कि जो मेडिकल की टेक्स्ट बुक्स होती है उसमें ऐसा कई जगहों पे क्लियरली लिखा गया है कि 3 साइट्स पाई जाती है, ए, पी और ई। तो आप भी 3 साइट्स ही रखें। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है तो 2 साइट वाला स्टेटमेंट सही गिना जाएगा, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 3 साइट रखें, ओके? तो भाई हमें पता चल गया अभी पहला यहाँ पे ए, पी और ई है। तो जो पहला अमीनो एसिड है, पहला अमीनो एसिड हाँ आके बाइंड करें, तो पहला अमीनो एसिड आएगा, जो टीआरएनए आएगा वो पी साइड पे आएगा, पी साइड पे, और पी साइड पे आके वो वहां पे अटैच हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन पे। उसके बाद क्या होगा कि ए साइड पे नया टीआरएनए आएगा अपने अमीनो एसिड के साथ, और इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा।
अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए, जिसको हम कहते हैं 20 जो होता है 23S rRNA in bacteria for the formation of peptide bond, right? And they have to be close enough to form a peptide bond. एक बार ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो फिर जो पी साइट वाला अमीनो एसिड है वो अपनी टीआरएनए से अलग हो जाएगा, और फिर ये पूरा जो राइबोसोम है वो आगे मूवमेंट करेगा इन द 3' डायरेक्शन। याद रखिएगा 5' टू 3', 3' डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा, जिसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जो ये टीआरएनए है वो निकल जाए, वो आ जाएगा अपनी ई साइट पे, यानी कि एग्जिट साइट पे। ये जो टीआरएनए जो ए साइट पे था, एक्सेप्टर साइट पे, वो पेप्टाइड साइट पे आ जाएगा, जिसके ऊपर 2 अमीनो एसिड आ जाएंगे, और ए साइट एक्सेप्टर साइट खाली हो जाएगी, जहां पे नया टीआरएनए मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा। तो ये जो एपीई है, राइट, ये जो 3 साइट उसमें पूरा खेल हो रहा है, और जो राइबोसोम है वो धीरे 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 एमआरएनए पे आगे बढ़ता रहता है, और ये आगे बढ़ रहा है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसलोकेशन में भी एनर्जी चाहिए होती है, उसमें भी हम एक जीटीपी मॉलिक्यूल यूज करते हैं हमें हर वक्त जब एक कोडोन राइबोसोम आगे बढ़ता है, राइट। चलिए अब थोड़ी और बात कर लेते हैं एमआरएनए के बारे में। तो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है एमआरएनए में सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन एंड द स्टॉप कोडोन, राइट। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट। और एमआरएनए में एक एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं, ट्रांसलेशन यूनिट के अलावा भी कई एक्स्ट्रा सीक्वेंस होते हैं जिनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। तो ये जो यूटीआरस है वो 5' और 3' दोनों एंड पे होते हैं, एंड दे आर डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली ट्रांसक्राइब्ड, लेकिन दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जैसे मैंने बात किया कि इनिशिएशन के लिए राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडोन दैट इज एयूजी, फिर वहां पे केवल इनिशिएटर टीआरएनए होता है। फिर वो इनिशिएटर टीआरएनए जब होता है उसके बाद राइबोसोम प्रोसीड्स टू द एलोंगेशन फेज, यानी कि राइबोसोम जो एक्सेप्टर साइड है वहां पे नया टीआरएनए आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वो पुराना अमीनो एसिड अपने टीआरएनए से अलग हो जाएगा। फिर राइबोसोम आगे मूव करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, जिसमें जीटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, और जो पुराना डीएनए निकल जाएगा, एक्सेप्टर साइड खाली हो जाएगी, वहां पे एक नया डीआरएनए आएगा, और ऐसे ऐसे अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे, नए पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट होती जाएगी, राइट। और अब जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन को एंड किया, रेप्लिकेशन को एंड किया, वैसे ही ट्रांसलेशन को भी एंड करने के लिए हमें एक सिग्नल चाहिए। जो स्टॉप कोडोन थे UAA, UAG, UGA, अब इन स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, वहां पे होते हैं रिलीज फैक्टर्स। वो रिलीज फैक्टर्स जब यहाँ पे बाइंड करते हैं विद दीज स्टॉप कोडोन्स, तो अपने आप ट्रांसलेशन अटक जाता है, ट्रांसलेशन बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम में रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के बाद के चेंजेस पाए जाते हैं। और ये जो चेंजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन जैसे कच्चा प्रोटीन होता है, ये जब आप राइबोसोम से बनता है वो कच्चा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में चेंज करने पड़ते हैं। उनमें इंटीन स्प्लाइसिंग होता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में इंट्रॉन स्प्लाइसिंग था, यहाँ पे इंटीन स्प्लाइसिंग होता है। यहाँ पे भी सीक्वेंस चेंज होती है, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि जो अलग अलग अमीनो एसिड है उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया जा सकता है। हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है, यानी कि OH ग्रुप ऐड हो सकता है, कार्बोक्सिलेशन हो सकता है, COOH ग्रुप ऐड हो सकता है, राइट, सल्फर ऐड हो सकता है, फॉस्फोरस ऐड हो सकता है, राइट। ये सारी जो चीजें हैं इससे एक प्रोटीन को कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, उसको फंक्शनैलिटी प्राप्त होती है।
और जो ये सारे फंक्शन होते हैं इसी इसी से प्रोटीन के पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन और फंक्शन डिसाइड होते हैं। तो जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है यहाँ में डिटेल में नहीं देंगे आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन आगे जाके आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप उनको भी याद रखें। और जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में बात की था वैसे इसमें भी एक इनहिबिटर्स होते हैं ट्रांसलेशन में भी। तो वो जो इनहिबिटर्स है उनके मैं सिर्फ आपको नाम बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे याद रखने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ नाम ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स की, तो आप होंगे क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन, प्यूरोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स के, ड्रग्स के, एंटीबायोटिक्स के, जो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स को इनहिबिट करता है, राइट। सो आई गेस आज हमने ट्रांसलेशन पढ़ा। दो बड़े टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे। तो आई गेस वी कैन स्टॉप हियर बिकॉज रेगुलेशन, लैक ऑपरॉन, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद भी अभी भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और बाकी सब बाकी है, फिंगरप्रिंटिंग। प्लस हमें चर्चा करनी है किसके बारे में, हमें चर्चा करनी है क्वेश्चन आंसर्स की भी, एक्सरसाइज की भी। सो लेट्स स्टॉप हियर और नेक्स्ट फाइनल सेशन में विल कंप्लीट दिस चैप्टर प्लस इट्स एंटायर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू एवरीवन।